स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो भाई सभी लोग आ जाएंगे, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाएगा, शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं भाई। 150 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी की सारी सीरीज। तो आ जाए भाई जल्दी से जल्दी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं होने वाली आज क्लास में। पहले क्वेश्चन बाद में बातचीत, है ना। सभी लोग आ जाओ भाई। चले फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। राधे राधे, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, जय माता दी भाई। क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 1 क्या दिया गया है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। क्वेश्चन क्या बनता है भैया, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। तो क्या होएगा, देखो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार कर लिया, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किसने भैया, बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में। याद रखना। अगला दिया गया है, बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। दिया गया है बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। कौन भाई, बाबर। दिया गया है बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताएं। तो याद रखना, तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी तथा फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा में हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, बाबरनामा। याद रखना, जो इनकी पुस्तक है बाबर द्वारा लिखित पुस्तक तुर्जुक ए बाबरी, ये आपकी तुर्की भाषा में है तथा फारसी भाषा में अनुवाद को बाबरनामा कहते थे। आगे आपका दिया गया है, हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा। आपसे कहा गया है हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा। तो याद रखना, हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा था। ठीक है भाई। अगला दिया गया था, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह 1540 में दिल्ली का शासक बना। कब, 1540 में। याद रखना सभी लोग। अगला क्या दिया गया है देखिएगा, दिया गया है कालिंजर का युद्ध कब हुआ था। तो कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी में शेर शाह क्या था, जिसमें शेर शाह घायल हो गए थे। कब हुआ था, 1545 में भैया। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। दिया गया शेर ए मंडल शेर शाह ने कहाँ बनवाया। तो याद रखना, शेर ए मंडल शेर शाह द्वारा पुरानी दिल्ली, अरे दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था। शेर ए मंडल दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था, शेर शाह ने इसे बनवाया था। आगे दिया गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार किया था। किसने, 1556 में हेमू को हराकर अकबर ने अपना आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार किया था। सभी लोग याद रखेंगे, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। अगला दिया गया है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई। तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन के पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। किसने भैया, अकबर ने। याद रखना। आगे दिया गया, चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। एक बार सभी लोग पहले तो क्लास को शेयर करेंगे भैया, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि क्लास होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी को क्लास में आना है। जल्दी से जल्दी शेयर कर दिया करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो भाई, कम से कम क्लास को तो शेयर कर दिया करें। आपसे क्या कहा गया भैया, हाँ, चंदेरी का युद्ध बताओ। तो 29 जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य इस युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुई थी भैया, बाबर की जीत हुई थी चंदेरी के युद्ध में। किसके युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। सभी लोगों को
ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया है, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो भैया बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। क्या था? बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका क्या दिया गया है, किस मुगल शासक ने आगरा के किले में न्याय की जंजीरें लगवाई? तो याद रखना भैया, जहांगीर ने लगवाई, जहांगीर ने लगवाई। ठीक है भाई। अगला दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का गवर्नर पहला गवर्नर कौन था? आपसे ये कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था? आपसे ये पूछा गया है भैया, तो जल्दी से बताओ। वारेन हस्टिंगन थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया, असीमगढ़ का युद्ध। क्या दिया गया है? असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था असीमगढ़ का। पूछा जाए अकबर द्वारा अंतिम युद्ध कब और कौन सा था? तो असीमगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया, आराम बाग की स्थापना किस शासक ने कराई? आराम बाग की स्थापना आपके बाबर ने कराई थी आगरा में 1528 में। कब कराई थी? 1528 में, याद रखना सभी लोग। अगला दिया गया, डच महल कहाँ स्थित है? कहाँ बना है डच महल? तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरला में 1557 ईस्वी में यह बनवाया गया था। कब? 1557 ईस्वी में डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। दिया गया, पुराना किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में शेर शाह सूरी द्वारा 1545 ईस्वी में यह निर्मित हुआ था। पुराना किला 1545 में दिल्ली में शेर शाह सूरी के द्वारा, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? क्या भैया आपसे कहा गया है शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो जहांगीर द्वारा बनवाया गया था श्रीनगर में। कहाँ पे बनवाया गया था? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था श्रीनगर में, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, सभी को याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। दिया गया है, मुगलकालीन दो अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम। तो एक तो आपका ताजमहल, लाल किला, मुगलकालीन प्रसिद्ध इमारतें हैं। क्या भैया? ताजमहल, लाल किला, याद रखना। अगला क्या दिया गया है आपका, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों के नाम निम्नलिखित हैं। लाहौर, सूरत, कालीकट मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। कौन कौन से भैया? लाहौर हो गया, सूरत हो गया, कालीकट हो गया, ये सब याद रखना भाई। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भाई, एक बार, बातें बिल्कुल भी नहीं होगी। दिया गया, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? मनसबदारी प्रथा का प्रचलन तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन हुआ था, याद रखें। किस काल में? मुगल काल में। ठीक है भाई, याद रखना, मुगल काल। अगला क्या दिया गया है देखिएगा, दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही नामक धर्म अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही, क्या भैया? अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, सभी लोग पूरी क्लास को एंड तक देख के ही जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए, अकबर की बात करें, पूछा जाए इसका भैया जन्म कब हुआ था? तो 1542 में इसका जन्म हुआ था। शासन काल की बात करें तो 1556 से 1605 तक। कब तक? 1556 से 1605 तक अकबर का शासन काल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। आगे दिया गया, आईना ए अकबरी किसकी रचना है? तो अबुल फजल जी की है आईना ए अकबरी। किसकी है भैया?
अबुल फजल जी की है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे दिया गया है रामचरितमानस के रचनाकार थे। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं या थे, याद रखना। दिया गया लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने? लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, याद रखेंगे। दिया गया है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था, जो सफेद संगमरमर से निर्मित आगरा में स्थित है। किसने भाई? शाहजहां ने मुमताज महल की यादगार में बनवाया था, जो सफेद संगमरमर से निर्मित आगरा में स्थित है, याद रखें। दिया गया है चांद बीबी कौन थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। कौन भैया? चांद बीबी कौन थी आपकी? तो चांद बीबी जो थी ये अहमदनगर की कौन थी? महारानी। दिया गया फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने करवाया? आपसे पूछा गया है फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने करवाया है? तो भैया अकबर ने कराया है फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण। बुलंद दरवाजा अकबर ने, है ना। जोधाबाई का महल अकबर ने, लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। तो ये सारी चीजें किसने बनवाई थी? अकबर ने। आपका पंचमहल भी अकबर ने बनवाया था। अगला दिया गया मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो एक दिया गया पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास और गुलबदन बेगम। पंडित जगन्नाथ, अबुल फजल, तुलसीदास और गुलबदन बेगम, याद रखना। अगला आपका दिया गया है मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए। तो मेहराब गोल होते थे, भवनों के गुम्बद तथा मीनारों की प्रमुखता थी, देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण था। अगला दिया गया मुगल कालीन 4 संगीतज्ञों के नाम लिखिए। तो तानसेन, हरिदास, लाखा खां और अब्दुल रहीम खान। कौन भैया? अब्दुल रहीम खान, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया है शिवाजी की माता का नाम पूछा जाए। कौन भैया? आपसे कहा गया है शिवाजी की माता का नाम, बताओ। शिवाजी की माता का नाम तो याद रखना जीजाबाई था। क्या नाम था? जीजाबाई। सभी लोग याद रखेंगे। भाई शेयर कर दो क्लास को, आप लोग शेयर नहीं करते हो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर किया करें। दिया गया है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में। कब हुआ था भैया? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, सभी लोग याद रखेंगे। आगे आपका क्या दिया गया देखिएगा। दिया गया है शिवाजी की किन्हीं 2 विजयों के नाम बताइए। रायगढ़ तथा कोंकण की विजय प्रमुख थी। रायगढ़ और कोंकण की विजय शिवाजी की प्रमुख थी, याद रखें। पुरंदर की संधि की 2 शर्तें बताइए। बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना। नंबर 2 दिया गया है 23 किले बादशाह को देना। पुरंदर की संधि की 2 शर्तें निम्न थी, जो आपकी ये दी गई है। अगला दिया गया है शाइस्ता खां कौन थे? तो औरंगजेब का मामा तथा दक्षिण का सूबेदार कौन था भैया? शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा तथा जिसे मामू बोलते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा मामू। तो भैया मामा को ही बोलते हैं मामू, याद रखें इस बात को। और यहाँ पे जब दिया गया औरंगजेब, है ना, तो याद रखना। आगे आपका दिया गया अफजल खां कौन था? अफजल खां कौन था? अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। अगला दिया गया पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। कब भैया? 1761 में पानीपत का
तृतीय युद्ध लड़ा गया था, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, सभी को याद रखना। और प्रथम युद्ध 1526 में, अभी आपको बताया था, प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। अगला दिया गया, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा। 1628 से 1658 तक रहा, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक, 1658 से 1707 तक रहा। अंग्रेज भारत में कौन कौन सी फसलें पैदा करवा रहे थे? तो नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय और कहवा। जो अंग्रेज थे ये भारत में किन किन फसलों का निर्माण करवा रहे थे, पैदावार करवा रहे थे? तो नील हुआ, पटसन हुआ, अफीम हुआ, गन्ना हुआ, चाय हुआ और कहवा हुआ। कहवा अभी जहाँ तक जम्मू कश्मीर साइड मिलता है, लद्दाख कहवा, है ना, जैसे चाय पीते हैं हम लोग वैसे ही कहवा होता है, महंगा मिलता है भाई, देखा होगा आप लोगों ने। आगे आपका दिया गया है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के कारण क्या कारण थे? तो यार इस युद्ध के प्रमुख दो कारण थे। नंबर एक, अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा, और नंबर दो दिया गया भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। ये दो मुख्य कारण थे कर्नाटक युद्ध के, याद रखना। आगे आपका क्या दिया गया, अंग्रेजों को बंबई कब मिला? तो अंग्रेजों को मुंबई, यानी कि बंबई या मुंबई, ठीक है, पहले बंबई कहते थे, अब मुंबई बोलते हैं। तो ये 1668 में मिला। कब मिला? 1668 में मिला, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो याद रखना, जो टॉमस रो मुगल शासक था ये जहांगीर के दरबार में आया था। किसके भैया? जहांगीर के दरबार में आया था। और पूछा जाए जहांगीर के बचपन का नाम, तो सलीम था भैया, इन्हीं के बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। शासनकाल पूछा जाए तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, 1605 से 1627, 1605 से 1627। इनकी पत्नी थी मानबाई, हिंदू थी, भगवान रामदास की पुत्री थी मानबाई, शाहजहां की, याद रखना। 60 कड़ियों की जंजीर इनकी है भाई, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो याद रखेंगे बाडीवास जिसे बोलते हैं, बाडीवास का युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। सभी को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया, अमेरिका की खोज कब की गई? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज कब और किसने की? तो भैया कोलंबस ने की थी 1492 में। अगर पूछ दिया जाए भारत की खोज, तो वास्को डिगामा ने की थी भाई 1498 में। ये थी आपकी 1492 में, और वो हो जाएगी 1498 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया फ्रांसिस मार्टिन कौन थे? आपसे ये कहा गया है, फ्रांसिस मार्टिन कौन थे? तो एक फ्रांसीसी नाविक था भाई, जो फ्रांसिस मार्टिन थे ये कौन थे? एक फ्रांसीसी नाविक थे। दिया गया है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स-लॉस-शॉपिंग की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम मसौलीपट्टम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की। किसकी? मसौलीपट्टम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की, सभी लोग याद रखेंगे। आगे आपका क्या दिया गया है फ्रांसीसियों को बंदीवास के युद्ध में
किस सेना नायक ने परास्त किया? तो फ्रांसीसियों को वादिवास के युद्ध में अंग्रेज सेना नायक सर सई कूक ने परास्त किया था। किसने भैया? सर सई कूक ने परास्त किया था। आगे आपका दिया गया है, प्लासी के युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? तो प्लासी के युद्ध के में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था भैया, किसने? अंग्रेजों ने। अगला क्या दिया गया आपका, देखिएगा, दिया गया है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1557 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1557 में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये एसएससी जीडी में भी बहुत बार पूछा गया है। काहे भैया? एसएससी जीडी में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्लासी का युद्ध, याद रखना। दिया गया है प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर था। दिया गया बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया है बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? बताओ। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में मीर जाफर का देहांत हो जाने के पर ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजीब दौला को बंगाल के नवाब पद पर आसीन किया था। उसका जो नाबालिग पुत्र था नजीबुद्दौला को बंगाल का नवाब के पद पर आसीन किया था, यानी कि बैठा दिया था। याद रखना सभी लोग। अगला क्या दिया गया है आपका? दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने मिलकर की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 100 व्यापारियों ने मिलकर की थी। याद रखें भाई, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अभी तक जिसने लाइक ना किया हो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा। बगैर पानी पिए क्लास चला रहा हूँ भाई ना, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। जल्दी से लाइक कर दीजिए। बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी, आराम से पढ़िएगा। सभी को राम राम, राधे कृष्णा, जय श्री माता दी, राधे राधे। दिया गया है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई? तो प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। किसकी भैया? ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। अगला दिया गया अलीनगर की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी? तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957 ईस्वी को अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। किसके बीच? अलीगंज की संधि, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया देखिएगा। दिया गया मीर जाफर कौन थे? आपसे क्या कहा गया है? मीर जाफर कौन थे? तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। बाद में वह अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना। ठीक है। मीर कासिम कौन था? तो मीर कासिम मीर जाफर का जमाता था। सन 1760 में ईस्वी में वह अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम मीर जाफर का जमाता था। यानी कि जमाता क्या होता है बताओ भाई, जल्दी से बताओ कमेंट में, जमाता होता क्या? आगे तब तक क्या दिया गया क्वेश्चन देखिएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध क्यों हुआ? यानी कि 1748 से 1754 कब हुआ, क्यों हुआ, आपसे ये कहा गया। तो हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों की राजगद्दी के संदर्भ में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के युद्ध हुए। दिया गया है बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में परिणाम क्या थे? तो याद रखना, बंगाल में मीर कासिम की पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए थे। किसके? मीर कासिम की पराजय के बाद। दिया गया है ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में राजनीति सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए? तो दिया गया है अंग्रेजों ने राजभाषाओं और नवाबों के बीच कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ना आदि तरीकों को अपनाया था। किसने भाई? ब्रिटिश कंपनियों में।
याद रखना। अगला क्या दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट बनाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते थे। क्या कहते थे, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते थे। दिया गया वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना, तो दिया गया 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और उसने दोहरे शासन का काल का अंत किया। किसने भाई, वारेन हेस्टिंग्स ने, याद रखना। अगला क्या दिया गया, विलियम बेंटिंक के कार्यों का वर्णन करें। विलियम बेंटिंक के कार्यों का वर्णन करें तो क्या हो जाएगा, दिया गया है 1828 में विलियम बेंटिंक गवर्नर बना। उसने जन कल्याण के कार्यों की ओर से अपना ध्यान दिया, यानी कि जन कल्याण के कार्यों की ओर उसने अपना ध्यान दिया। किसने भैया, विलियम बेंटिंक ने, जो गवर्नर बना था 1828 में। दिया गया एशिया महाद्वीप को समझाएं, आपसे क्या कहा गया है, एशिया महाद्वीप को समझाएं। तो दिया गया इस महाद्वीप में 48 देश हैं। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसके सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर तथा सबसे बड़े देश रूस हैं। क्या है, सबसे छोटे देश देखिएगा आपका मालदीव जैसे सिंगापुर, और सबसे बड़े रूस दिया गया आपका, याद रखना। वनों के प्रकार बताएं, आपसे कहा गया है वनों के प्रकार बताएं। तो दिया गया विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, बी दिया गया उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, आगे आपका दिया गया शीतोष्ण कटिबंधीय वन, नंबर 5 आपका दिया गया शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन, और नंबर 6 दिया गया है शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। ठीक है भाई। आगे दिया गया है कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया है विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ है, तो मिस्र में है आपके पिरामिड, मोसोपोटामिया आपने सुना भी होगा मिस्र। दिया गया है यूरेशिया में, यूरेशिया से आपका क्या अभिप्राय है, तो यूरेशिया यानी यूरोप तथा एशिया को मिलकर बना है यूरेशिया, उसी को कहते हैं यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। अगला दिया गया है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट हिमालय 8,850 मीटर, 48 नहीं अब 50 मीटर, ठीक है 8,850 याद रखना। अगला क्या दिया गया है आपका, विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। दिया गया है भारतीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है इस नाम से। ठीक है भाई। आगे आपका क्या दिया गया, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 51% भाग पर कितनी होती है, कृषि होती है। 51% भाग पर कृषि होती है, याद रखना। दिया गया संसार में शक्ति का साधन क्या क्या है, तो विश्व में प्राकृतिक शक्ति के साधन 3 हैं, कोयला खनिज और जल, कोयला खनिज और जल, कोयला खनिज और जल, याद रखें अच्छी तरीके से। अगला क्या दिया गया है, उद्योगों की स्थापना हेतु किस किस को की आवश्यकता होती है, उद्योगों की स्थापना हेतु कच्ची सामग्री, बाजार, परिवहन संसाधन के साधन, श्रम पूंजी और शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। यानी कि सब कुछ जरूरत पूर्ण जितनी भी जरूरत की वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं, हर चीज की भैया जरूरत पड़ती है। दिया गया वस्त्रों के प्रकार बताएं, क्या दिया गया है, वस्त्रों के प्रकार बताएं। तो देखते हैं फिर, दिया गया वस्त्रों के प्रकार यानी कि सभ्यता के विकास के साथ वस्त्रों के प्रकारों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। मानव आज सूती, रेशमी, ऊनी और कृत्रिम रेशा, रेयान, नायलॉन, टेरिलोन
एवं डैगरोन के वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो परिवहन के प्रमुख साधन 3 हैं, थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। क्या है? 3 है, जल, थल और वायु परिवहन, याद रखें। दिया गया है जल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? तो जल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है, आंतरिक जल परिवहन, नहर जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। याद रखना कितने भागों में? 3 भागों में, आंतरिक, नहर और सागर, समुद्री जिसे बोलते हैं समुद्री, याद रखना। अगला दिया गया वृक्ष के 2 महत्वपूर्ण महत्व बताएं। तो वृक्ष वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्ष मृदा अपरदन को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दिया गया स्थल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है, समझाएं। तो धरातल में आने जाने के साधनों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क तथा रेलगाड़ी आते हैं, बिल्कुल सही है भाई। स्थल मार्ग में है ना, सड़कें, रेलगाड़ियाँ, यही सब आती हैं, गाड़ियाँ भी जितनी होती हैं। अगला क्या दिया गया? रेल मार्ग पर टिप्पणी करें। तो दिया क्या गया है आपका, भारत में रेल मार्ग परिवहन का मुख्य साधन है। वर्तमान में भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। कितनी भाई? 63,974 किलोमीटर दिया गया है। जल मार्ग में आपका क्या अभिप्राय है, समझाए। जल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है, समझाए। तो दिया गया है जहां नाव, स्टीमर, पानी का जहाज चलते हैं वह जलमार्ग कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं, बताएं। तो देखिए भैया कौन कौन से होते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग? 3 है। नंबर 1 दिया गया गंगा नदी एवं पर इलाहाबाद व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर। नंबर 2 दिया गया ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया के धुबरी के बीच 891 किलोमीटर। केरल में कोल्लम कोट्टापुरम खंड 205 किलोमीटर। ठीक है भाई, याद रखना सभी लोग। अगला क्या दिया गया है? दिया गया समुद्री जलमार्ग से क्या तात्पर्य है? समुद्र के रास्ते से भारत या समुद्र के रास्ते से यात्रा करने एवं माल की को ढोने का कार्य समुद्र मार्ग कहलाता है। भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री जलमार्ग से होता है। यानी समुद्र के रास्ते से यात्रा करने एवं माल को ढोने का कार्य करना समुद्री मार्ग कहलाता है। और भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री जलमार्ग के द्वारा ही होता है। बंदरगाह पट्टन किसे कहते हैं? तो देखते हैं भैया। दिया गया है आपका समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहां पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारा व चढ़ाया जाता है, वह बंदरगाह पतन बंदरगाह कहलाता है। इस बात को याद रखना है। अगला दिया गया कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? कृषि से आपका क्या अभिप्राय है, समझाएं। तो कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलों को उत्पन्न करना नहीं होता, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी तथा मत्स्य पालन भी ये कृषि के अंतर्गत ही आते हैं, याद रखें। ठीक है, यही सब कृषि होती है। दिया गया है आपका खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो गेहूं, जौ, चावल, मटर, चना, दालें, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्न फसलें हैं, खाने योग्य हो जो खाई जाती है खाद्यान्न फसलें। नगदी फसल कौन सी होती है? गन्ना, कपास, गेहूं, जूट, तिलहन, तंबाकू, औषधीय पौधे आदि नगदी फसलें हैं, बिल्कुल सही है। आगे आपका दिया गया पेय एवं बागवानी फसलें कौन सी हैं? क्या कहा गया? पेय एवं बागवानी फसलें। चाय दिया गया, कहवा दिया गया, रबर दिया गया, गरम मसाले दिए गए आदि, ये आपके पेय एवं बागवानी फसलें हैं, याद रखना। दिया गया रबी की फसलों का वर्णन करना है। तो दिया गया समय सर्दी से के प्रारंभ में बुवाई तथा ग्रीष्म के प्रारंभ में कटाई। उपजें दी गई है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी तथा राई। दिया गया खरीफ की फसलों का वर्णन करें। क्या दिया गया? खरीफ की फसलों का वर्णन करें। तो दिया गया है समय वर्षा प्रारंभ
में बुवाई तथा शीत वस्तु में प्रारंभ में कटाई, जैसे धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली। दिया गया है जायद की फसलों का वर्णन कीजिए। समय दिया गया मार्च से अप्रैल में बुवाई की जाती है और फसलें दी गई हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा सब्जियां, यानी कि मार्च से अप्रैल के महीने में तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा सब्जियां। याद रखेंगे भैया सभी लोग। तो आज रखेंगे क्लास को इतना ही, मिलेंगे फिर भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग भाई लाइक करके जाएंगे क्लास को, शेयर कर देंगे। अब हम चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।